लिखे सवाल आप। 1 kg of water, 1 kg of water at 373 Kelvin, 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at same temperature. 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at same temperature, full stop. Volume of 1 centimeter cube, volume of 1 centimeter cube of water becomes 1671 centimeter cube on boiling. यहां पे लिख रहा हूं मैं जो आपके वो है, 1 kg वाटर है एट 373 केल्विन, और इसका मतलब ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है। इतने टेम्परेचर पर आपका वाटर था 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरा स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो इसकी वॉल्यूम हो गई 1671 सेंटीमीटर क्यूब। यहां तक दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 1 kg of water at 373 Kelvin is converted into steam at same temperature. Volume of 1 centimeter cube of water, सुनेंगे ध्यान से, volume of 1 centimeter cube of water becomes 1671 centimeter cube on boiling. ठीक है, अगली लाइन लिखें, what is the change in internal energy, what is change in internal energy of the system if the latent heat of vaporization, if the latent heat of vaporization is L गिवन है आपको, L यहां पर जो यूनिट गिवन है 5.4 10 की पावर 5 कैलोरी पर केजी, ये आपकी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। आपको निकालना क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। लगाए दिमाग। देख लें हो क्या रहा है इसमें, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है। अगर इतना पानी स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, पानी कितना है 1 kg है, वॉल्यूम कितना है उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, अगर वो सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट होगा तो उसको हीट कितनी देनी पड़ेगी बताएं। अगर 1 kg ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू स्टीम एट बॉइलिंग पॉइंट, तो उसको हीट कितनी देनी पड़ेगी बताएं। अब ऐसे काहे देख रहे हो, रिपीट करूं, 1 kg वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी हीट देनी पड़ेगी, M1 है, यहाँ पे L आ जाएगी, तो ये वाली हीट ही आपकी क्या रहेगी, DQ रहेगी। तो डेल्टा Q इस चेंज के लिए जो रहेगा, इट विल बी 5.4 10 की पावर 5 कैलोरी, इतनी आपने हीट प्रोवाइड की है। क्या जब वो स्टीम बनेगी तो वॉल्यूम बढ़ेगा क्या, वॉल्यूम बढ़ ही रहा है, दिख रहा है ना। आप ऐसा मान लो एक कंटेनर के अंदर ऐसे लिक्विड था, लिक्विड के जस्ट ऊपर आपका मूवेबल पिस्टन रखा हुआ था, है ना। एक मतलब जो भी कंटेनर है उसमें लिक्विड के ऊपर जस्ट सरफेस के ऊपर आपका मूवेबल पिस्टन रखा हुआ है, आपने हीट दी तो ये सारा लिक्विड क्या बन गया, स्टीम बन गया। स्टीम बन गया तो यहां पे ये मूवेबल पिस्टन को ऊपर मूव करेगा, ऊपर मूव करेगा तो ये कुछ यहां पहुंच जाएगा। स्टार्टिंग में ये वाली जो वॉल्यूम थी लिक्विड की वो 1 सेंटीमीटर क्यूब थी,
अब जो ये जब स्टीम के फॉर्म में आ गया है, इसकी वॉल्यूम कितनी है 1671 सेंटीमीटर क्यूब। बाहर से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है पी नॉट, क्या उस प्रेशर के अगेंस्ट ये वर्क करेगा? हाँ जी, वर्क करेगा। तो वर्क जो करेगा, प्रेशर आप पी नॉट के अगेंस्ट कर रहा है, तो यहां से भी पी नॉट प्रेशर लगेगा। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपको पता होता है पी नॉट इज 1.01325 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना प्रेशर बाहर से है, लगातार इतना प्रेशर अंदर से रहेगा। मूवेबल पिस्टन में कांस्टेंट प्रेशर रहेगा आपका। कांस्टेंट प्रेशर पर आपका वॉल्यूम इतने से इतना चेंज हो गया, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? डेल्टा वी इज 1670 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रोसेस को मैं आइसोबारिक मान रहा हूं। जब भी मूवेबल पिस्टन रहेगा तो आप उसको आइसोबारिक मान सकते हैं। जितनी हीट देंगे तो पिस्टन आपका अपने आप ऊपर खिसक के आ जाएगा टू मेंटेन दैट प्रेशर सेम। ठीक है, प्रेशर इतना ही रहेगा, वॉल्यूम इतनी चेंज हुई है। क्या इस प्रोसेस में आप वर्क डन निकाल सकते हैं? पता है कैसे निकालेंगे? पी डेल्टा वी। बट यहां पे जब डेल्टा वी पुट करेंगे तो क्या सेंटीमीटर क्यूब में पुट करेंगे? नहीं, क्योंकि पी नॉट आपने पास्कल में लिखा है, पास्कल इज एसआई यूनिट। डेल्टा वी, डेल्टा वी आपका सेंटीमीटर क्यूब में, तो पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, फिर मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आएगा वर्क डन का, वो किस यूनिट में आएगा? केल्विन में। यार वर्क डन जूल में आएगा ना, सही बता क्यों नहीं रही? जूल में आएगा। तो पी डेल्टा वी जो यहां से निकल के आएगा, क्योंकि दोनों आपने एसआई में पुट किए हैं, पास्कल भी और वॉल्यूम भी, तो आपका जूल में आएगा। डेल्टा डब्ल्यू जूल में आ गया, या डब्ल्यू कहें, जो भी आया इन जूल्स। आपको निकालना है क्या फाइनली? डेल्टा यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन। डेल्टा क्यू ये आ गया, पुट कर दिया, डब्ल्यू यहां से आ गया, माइनस कर देंगे, डेल्टा यू आ जाएगा। आप एटलीस्ट अब सोल्व करके देख लें, और कहीं कुछ समझना है तो वो पूछ लें। सोल्व करके आंसर निकालेंगे फटाफट। आज समझ में आया आदित्य? डेल्टा क्यू कैसे निकाला? एम इन 12 करके, और पी डेल्टा वी करके आपका वर्क डन निकल आया, डेल्टा यू आ जाएगा। करें फटाफट। आंसर आपको निकालना है कैलोरी में। जो आपका वर्क डन यहाँ जूल में निकल गया है ना, तो ये कैलोरी में है, या तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर इसको जूल में, तब जाके आप डेल्टा यू निकाल पाएंगे। आंसर अवेलेबल विद मी इज 4.99 10⁵ कैलोरी। और अगर जूल का कैलोरी में कन्वर्जन देखेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू, बताएं कितना होता है? 4.18 जूल। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल। ये आपका कैलोरी और जूल का कन्वर्जन रहता है। आंसर आपका ये रहा। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं अभी तो आप। जल्दी करेंगे, ज्यादा सवाल कर पाएंगे। आगे बढ़ जाएं क्या? है ना, आपका आंसर नोट कर लें, मेथड नोट कर लें, और घर पे ट्राई कर सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, करें करें। दिस इज योर आंसर। कहां गया आंसर? ये रहा, ये आंसर है। स्टैंडर्ड टाइप का सवाल है, रिपीट होता है।
लायक ये चैप्टर कैसे तैयार हो रहा है? तूने पहले से ठीक परफॉर्म किया है, बट इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है अभी। चले आगे। अगला सवाल मैथमेटिकली आसान है, इंटरेस्टिंग सवाल है। आपको पीवी ग्राफ गिवन है ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। इस स्टेट से आप बी में गए हैं, बी से सी और सी से वापस ए में आए हैं। यहां आपका जो वॉल्यूम है वो वी नॉट है, यहां प्रेशर पी नॉट है, यहां वॉल्यूम 2 V0 है, और यहां प्रेशर इज 3 P0। ठीक है, बोला गया है कि 1 मोल और आइडियल मोनो एटॉमिक गैस आपकी 1 मोल आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है, जिसको आप ए से बी, बी से सी और सी से ए लेकर आए हैं। निकालना क्या क्या है आपको? निकालना है कैलकुलेट वर्क डन, नेट वर्क डन पूरी प्रोसेस में। सेकंड निकालना है हीट रिजेक्टेड बाय द गैस, लिख लें आप सेकंड पॉइंट। फर्स्ट में क्या निकालना है? वर्क डन, नेट वर्क डन इन द प्रोसेस। सेकंड में निकालना है हीट रिजेक्टेड बाय गैस इन पाथ सी ए, सी से ए पाथ में कितनी हीट रिजेक्ट हुई वो निकालनी है। थर्ड लिखें हीट एब्जॉर्ब्ड इन पाथ ए बी, ए से बी पाथ में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई ये निकालनी है। और थर्ड पार्ट, सॉरी फोर्थ पार्ट, नेट हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन पाथ बी सी, इन पाथ बी सी। कुल मिला के सारे पार्ट की हीट निकालनी है आपको। थर्ड वाला था आपका ए बी के पाथ ए बी में हीट एब्जॉर्ब कितनी है, बी सी। पहले में वर्क डन निकालना है, फिर तीनों में हीट निकालनी है। पाथ कौन से सी ए बी और बी सी, तीनों ही होंगे कुल मिला के। और आपको आंसर जो आएगा ना, फाइनल आंसर आपका, वो इन पी नॉट, वी नॉट और मैक्सिमम आप आर यूज कर सकते हैं, गैस कांस्टेंट। हिंट ये है, आप तीनों को तोड़ लो अलग अलग, ए से बी, बी से सी, सी से डी, तीनों को अलग अलग सब चीजें निकालें, मतलब वर्क डन भी निकालें, इंटरनल एनर्जी भी और डेल्टा क्यू भी। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस बता दिया गया है, तो सीवी कितनी होगा? 3/2R, है ना? सीवी इज 3/2R। गुड। अब आप इसको, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप इसको ऐसे करें, ए से बी, बी से सी और सी से ए, तीन अलग अलग पार्ट में क्या निकालेंगे? पहले में आप निकाल लें वर्क डन, डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। इस तरीके से प्रोसीड करें, आपके सारे आंसर आ जाएंगे जो निकालने हैं। पहले पहचाने कि ये कौन सा, फॉर एग्जाम्पल अगर ए टू बी जाए तो कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक। करेंट राइट।
मैंने क्या मान लिया स्टार्टिंग में, देखें एक बार, पॉइंट ए के लिए क्या मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, पी नॉट वी नॉट आर टेम्परेचर ऑफ पॉइंट ए। हाँ जी, तो टी ए निकल के आ जाएगा, यहाँ पे एन वन था, मोनोटोमिक गैस है तो एन वन आ गया, तो टेम्परेचर एट ए विल बी पी नॉट वी नॉट बाय आर। इसको मैंने बोल दिया टी नॉट। ऐसे ही मैं जब बी पे लगाऊंगा तो वो उसका 3 गुना आएगा। कैसे पता लगा बताएं, पहले तो ये बताएं, ये तो ठीक है ना यहाँ तक, टेम्परेचर एट ए इज पी नॉट वी नॉट बाय आर, और इसको मैंने मान लिया टी नॉट। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मैं टी नॉट के फॉर्म में लिखूं टेम्परेचर, तो बी पॉइंट पे 3 टी नॉट आएगा। कैसे पता लगा, क्योंकि देखो आप, प्रेशर और वॉल्यूम के मल्टीप्लीकेशन के प्रोपोर्शनल रहेगा टेम्परेचर, तो वहां का प्रेशर 3 पी नॉट है और वॉल्यूम वी नॉट है। अगर आप बहुत करके देखना चाहें तो देखो आप, मैं लगा रहा हूं इस पे, तो इट विल बी प्रेशर इज 3 पी नॉट, वॉल्यूम इज वी नॉट। आई एम राइटिंग गैस इक्वेशन एट पॉइंट बी, आर टी बी, टी बी इज 3 पी नॉट वी नॉट बाय आर, और पी नॉट वी नॉट बाय आर क्या आया था आपका, टी नॉट आया था, तो ये 3 टी नॉट आ गया। ऐसे ही यहां पर प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन 2 पी नॉट वी नॉट आएगा, तो ये टेम्परेचर 2 टी नॉट होगा। सभी ठीक है, तो टेम्परेचर टी नॉट पता है आपको, टी नॉट आपका पी नॉट वी नॉट बाय आर, और टी के फॉर्म में, टी नॉट के फॉर्म में बाकी तीनों पॉइंट्स का टेम्परेचर पता है। पहला प्रोसेस आपका आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी, एन कितना है 1, सी वी इज 3/2 आर। डेल्टा टी देखें 2 टी नॉट, पुट कर दिया तो आपका बन गया, 2 से 2 कट गया, 3 R टी नॉट, वैल्यू पुट कर दी, टी नॉट की कितनी, पी नॉट वी नॉट बाई आर, आर से आर कटा, तो 3 पी नॉट वी नॉट इज डेल्टा यू, और वर्क डन 0 है तो डेल्टा क्यू भी यही रहेगा। ठीक है, अब निकालें हम बी से सी का। ये आया पीवी इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, पीवी इक्वल टू एन आर टी से आपका है। आप बी सी से पहले ट्राई कर सकते हैं सी ए, पहले सी ए निकालें, सी से ए का वर्क डन डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू। मैं बात बन रही है कि नहीं बन रही होगी, नहीं बन रही होगी, तो वीडियो देख ले एक बार, कल देख के आई हो। कौन से वाला, सी से, हाँ देखो आप, सी से ए कौन सा है, आइसोबारिक है, तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, फाइनली इज वी नॉट, इनिशियली इज 2 वी नॉट, वी नॉट माइनस 2 वी नॉट इज माइनस वी नॉट। जब भी, खुद सोचो आप, जब गैस का वॉल्यूम घटेगा तो इसका मतलब गैस वर्क नहीं कर रही है, गैस के ऊपर बाहर से वर्क हो रहा है, एंड दैट वर्क विल बी नेगेटिव, है ना, माइनस पी नॉट वी नॉट आपका वर्क डन रहेगा। एन सी वी डेल्टा टी लगाया,
तो -3/2 पी नॉट वी नॉट आया। आदित्य, हाँ ना? पक्का? ना, ना ही है। ठीक चल रहा है? हाँ भाई परीक्षित, ठीक है। किसी को पूछना है क्या? इसका और निकाल दे फटाफट। वर्क डन कितना आया? कैसे निकाला? किसने कहा एडियाबेटिक है ये? देखो एडियाबेटिक का शेप कैसा था चेक करें आप एक बार। कर्व था, स्ट्रेट लाइन है। ना ये एडियाबेटिक है, ना ये आपका आइसोथर्मल है, ये आपका अलग ही प्रकार का कुछ है। पर इसमें क्या इतना दिए जाने के बाद इसमें आप वर्क डन निकाल सकते हैं क्या? एरिया अंडर कर्व, क्या ये वाला एरिया आपको वर्क डन देगा? हाँ जी, बताएं कितना आएगा वर्क डन ये? पॉइंट समझे आप जो मैं वो कन्वे कर रहा हूं? हाँ, सम हाफ, हाँ जी, ये आपका आया हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 3p0 प्लस p0 4p0 और वॉल्यूम चेंज v0, तो p0 v0 इंटू 2, ये आपका 2p0 v0 आपका वर्क डन आ गया। डेल्टा यू बताएं आप। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा रहेगा एन सीवी डेल्टा टी। एन इज 1, सीवी इज 3/2 आर, और डेल्टा टी आप निकाल लें यहाँ पे जब बी से सी जा रहा है तो। डेल्टा टी इज -T0 बेसिकली। हाँ जी, 3/2 आर एंड -T0 क्या? -T0, तो ये आपका हो जाएगा -3/2 p0 v0। डेल्टा क्यू दोनों को ऐड कर देंगे, 2 में से 1.5 गया तो हाफ p0 v0। जो आपको निकालना है सब कुछ आ चुका है इसमें। अब एक बात बताएं मुझे, ए से बी, बी से सी और सी से ए, अगर वापस आप घूम के पॉइंट ए पर आ जाएंगे, श्लोक बताएगा, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा? और कोई नहीं बोलेगा। जब आप घूम के वापस उसी जगह पर आ गए तो आपकी इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया? क्या आएगा? यू 0 आएगा। यार इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, स्टेट घूम के वहीं आ गई तो आपकी 0 आएगा। डेल्टा यू इज 0 वापस आने पे। अब देखें आप ध्यान से, ए से बी गए तो बढ़ा, बी से सी आए तो घटा, और फिर घटा, तीनों को जोड़ के देखो 0 आ रहा है क्या? 0 आ रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपका वापस 0 आ गया। भले ही वो आपको आंसर में नहीं पूछा गया है, बट ऐसे एनालाइज करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अपने आप नोट्स में इसको मेंशन कर लेंगे जैसे आप करना चाहें। अब एक बात बताएं, अगर एक साइक्लिक प्रोसेस में अगर आप घूम के वहीं पे आ जाते हैं और आपको प्रोसेस में नेट वर्क डन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? दोबारा रिपीट करता हूं, एक साइक्लिक प्रोसेस है, जहां शुरू किया घूम के वहीं पे आ गए, तो साइक्लिक प्रोसेस में अगर वर्क डन निकालना है तो क्या छोटा तरीका है निकालने का? एरिया विद इन दैट क्लोज्ड पार्ट विल गिव यू वर्क डन। कैसे? देखो आप बात सुनो, जब ए से बी जाएंगे कोई वर्क डन हुआ नहीं हुआ, जब बी से सी जाएंगे तब जो मैंने ये बना रखा है इतना वर्क डन हुआ, पॉजिटिव हुआ, चेक कर लो, बी से सी वर्क डन पॉजिटिव है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा है। आपका वॉल्यूम यहां से यहां बढ़ा है, पहले वी नोट था 2 वी नोट हो गया।
अगले पार्ट में सी से ए वर्क डन नेगेटिव होगा ना, क्योंकि आपका वॉल्यूम घटा है। अगर मैं सी टू ए वर्क डन निकालूं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑफ एरिया अंडर कर्व, तो आप देखें एरिया अंडर कर्व में ये वाला एरिया आ जाएगा। तो येलो वाला एरिया जो था वो पॉजिटिव था, रेड वाला नेगेटिव है, दोनों को घटा देंगे तभी नेट वर्क डन आएगा। तो नेट वर्क डन will be area under the closed part only। अगर आपको किसी साइक्लिक प्रोसेस का नेट वर्क डन पूछ लिया जाए तो आप सीधा उसके अंदर का एरिया निकाल लें, है ना, एरिया निकाल लेंगे, बट साइन देखना पड़ेगा। अगर यही उल्टी प्रोसेस होती तो एरिया अंडर कर्व आपका वर्क डन तो होता, बट साइन उसका उल्टा होता। एम आई मेकिंग सेंस? यहां पे ये पॉजिटिव वाला बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा है, इसलिए नेट वर्क डन पॉजिटिव आएगा। लेकिन इसका उल्टा होता, अगर ऐसे जाते तो पॉजिटिव वाला ये होता और ये नेगेटिव वाला होता, तो वहां पे नेट नेगेटिव होता। लेकिन आपके वर्क डन का मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय एरिया एनक्लोज बाय द कर्व। लिखवाऊंगे पॉइंट पॉइंट लिखें। इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस नेट वर्क डन, या आप लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट वर्क डन is given by area enclosed by the curve, area enclosed by the curve। डन, आगे बढ़े। अगला सवाल, आपको पीवी कर्व दिया गया है, पी वी ये प्रेशर है आपका 10, ये प्रेशर है 5, और यहां बोला गया है कि प्रेशर जो है वो 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर की टर्म्स में है। और इस साइड वॉल्यूम है, ये वाली वॉल्यूम आपकी 1 है, ये 2 है और ये 3 है। वॉल्यूम आपकी मीटर क्यूब में गिवन है। ये आपको ग्राफ गिवन है, निकालना क्या है, कैलकुलेट हीट सप्लाइड फॉर द कंप्लीट साइकिल, कैलकुलेट हीट सप्लाइड फॉर द कंप्लीट साइकिल। आपको 3 पार्ट में ब्रेक करके करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज कर, आपको निकालना क्या है, नेट हीट। बताओ बच्चों, डेल्टा यू कितना आएगा, अनिकेत डेल्टा यू कितना आएगा, कैसे? हाँ, एक साइक्लिक प्रोसेस में जब आप घूम के वहीं पे आ जाते हैं तो डेल्टा यू जीरो आता है, डेल्टा यू जीरो है। वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, उसके अंदर अंदर का एरिया बताएं कितना आया।
हाँ जी, देखते हैं ये आपका कितना है। ट्रायंगल मान लेते हैं, ट्रायंगल आपकी कितनी है, ये साइड हो गई हाफ इंटू बेस कितना है 2 इंटू दिस हाइट इज 5 इंटू 10 की पावर 5। यहां पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है ये 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये 2 हो गया, 5 इंटू 10 की पावर 5, इतना वर्क डन आपका हुआ। अब मुझे ये बता दें कि ये वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, कैसे? पर यहां यहां तो बढ़ भी रही है, यहां से यहां बढ़ रही है। बताएं भाई, वर्क डन का साइन बताएं, कैसे? हाँ, देखो आप जब यहां से यहां आएगा तो वर्क डन का एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो ये आएगा, यहां से यहां कितना आएगा, ये ये येलो वाला पार्ट है पॉजिटिव वर्क डन है। जब यहां से यहां आएंगे तो नेगेटिव कितना होगा, इसके पूरे का नीचे का, तो नेगेटिव का एरिया बड़ा है तो आपका वर्क डन नेगेटिव आएगा। इसमें अगर आप याद रखना चाहें तो ये जब साइकिल आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्या साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन विल बी नेगेटिव, और क्लॉकवाइज में वर्क डन विल बी पॉजिटिव। आप लास्ट वाला केस चेक करें, वहां पे क्या क्लॉकवाइज था, जब क्लॉकवाइज था तो आप ये सिंपल ट्रिक भी याद कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। तो आपने ये निकाल लिया, डेल्टा क्यू निकालना है, डेल्टा क्यू इज सिंपली माइनस, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस इंटू 10 की पावर -5 जूल। डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब क्या होता है, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब करी है कि रिजेक्ट करी है, रिजेक्ट करी, बाहर निकाली है हीट। ठीक, आगे बढ़े। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल, आपको प्रेशर टाइम ग्राफ गिवन है, प्रेशर टाइम ग्राफ गिवन है इस तरीके से, ए से बी, सी और डी। ध्यान देना, जनरली हमारे पास प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ होता है, पीवी ग्राफ होता है, यहां पे पीटी ग्राफ गिवन है। ठीक है, पीटी ग्राफ आपको गिवन है, आपको बनाना क्या क्या है, इसी के करस्पॉन्डिंग आप पीवी ग्राफ बनाएं और वीटी ग्राफ बनाएं। लगाएं दिमाग, बना सकते हैं आराम से। सवाल समझ में आया? वीटी ग्राफ गिवन है, पीटी ग्राफ गिवन है, आपको पीवी बनाना है और वीटी बनाना है। कैलकुलेशन जीरो है, सिर्फ दिमाग का खेल है। आप पहले नाम दे लें इनको, ए से बी कौन सी प्रोसेस है, बताएं। आइसो, ये कह रहे हैं कि ए से बी आइसोबारिक है, सही बोल, आइसोथर्मल है ना यार, टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है। बी से सी कौन सी है, आइसोबारिक। सी से डी आइसोथर्मल, और फिर आपकी डी टू ए इज
ठीक है, आगे करें फिर। अरे तो कर ट्राई यार। बता। हाँ हाँ, शेप चेंज हो सकती है डेफिनेटली। अगर आपका अलग पैरामीटर्स हैं तो अलग शेप आएगी। हाँ, बट ये बात चेंज नहीं होगी, ए से बी आइसोथर्मल ही रहेगा। ठीक है, देख लो भाई, अगर पीवी ग्राफ बनाना है, ए से बी आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर बढ़ रहा है। पीवी ग्राफ में जब आइसोथर्मल हो तो आपका ग्राफ कैसा बनता है, शेप कैसी होती है, कर्व। और एक्सपेंशन भी हो रहा है क्या, ये नहीं पता मुझे एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी की बात करूं, आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है जी, आर कांस्टेंट होता ही है, नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। ए से बी में प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या वॉल्यूम घट रहा होगा, वॉल्यूम घट रहा होगा। इसका मतलब आइसोथर्मल कंप्रेशन है। आप यहां पे एक वर्ड और ऐड कर लें, कंप्रेशन है। अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो आपका ग्राफ अगर यहां से स्टार्ट हुआ, वॉल्यूम घटनी है और कर्व तो रहेगा ही रहेगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। बताओ हाँ कि ना, ए से बी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ऐसे आया, कंप्रेशन है तो वॉल्यूम घटी। बी से सी आइसोबारिक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, बट वो स्ट्रेट लाइन इस साइड आएगी या उस साइड जाएगी, कैसे पता लगा। प्रेशर कांस्टेंट ये नहीं हो जाएगा इस साइड भी। नहीं, आप कोई भी अभी तक तो ठीक से जवाब दे नहीं पाए हैं। मैं कह रहा हूं कि देखो, अगर यहां से मैं ऐसे जाऊं तब भी आइसोबारिक ही रहेगा, यहां से इस साइड आऊं तब भी आइसोबारिक ही रहेगा। अब राइट जाऊं कि लेफ्ट जाऊं, इसमें देखें बी से सी आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है घट रहा है, चेक करना पड़ेगा। नहीं, यहां ये तो हमने ए से बी कर लिया, ए से बी हो गया। अब बी से सी चेक करें, सब लोग बी से सी चेक करें, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, कैसे पता लगा। हाँ जी, देखो आप, पीवी इक्वल टू एन आर टी, बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, एन और आर कांस्टेंट होती हैं, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। बी से सी में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो ये आपका आइसोबारिक एक्सपेंशन हुआ। आइसोबारिक एक्सपेंशन में इस साइड आएगा। ये आ गया आपका सी, ए से बी, बी से सी, सी से डी फिर क्या है दोबारा से, आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा कि कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन होगा तो फिर इस साइड आएगा। चेक करें एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है। यार पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करो और बताओ, एक्सपेंशन होगा, बाकी लोग कंप्रेशन वाले हैं सारे। अबे चला पेन, चला, लिख पीवी इक्वल टू एनआरटी। भाई लोगों लिखो आप, पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन आर कांस्टेंट होते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। सी से डी में प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा यहां पे। एक्सपेंशन होगा तो ये वॉल्यूम बढ़ेगा, इस साइड आएगा। ए बी सी डी पे आ गए हैं। डी टू ए आपका प्रेशर कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, ठीक है।
सवाल था दिमाग वाला क्या? इसमें और लगाएं दिमाग। अब बनाएं वीटी ग्राफ। वी इस साइड, पीवी इक्वल टू एनआरटी का यूज खूब होगा बार बार ग्राफ में, जैसे यहां भी हुआ था। नहीं, आप देखो एनालाइज करो एक एक पार्ट को। ए से बी में क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो लाइन ऐसी रहेगी, ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, चेक करो। सबसे पहले टेम्परेचर कांस्टेंट होते ही पता लग गया कि लाइन रहेगी तो वर्टिकल, पहले पार्ट की। नीचे आएगी ऊपर जाएगी, कैसे पता लगा? देख लें आप, यहाँ पे मैं पहले के लिए पीवी इक्वल टू एनआरटी लगाऊंगा, पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो ये कांस्टेंट है ना। और पहले में प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घटेगी, तो वॉल्यूम घटेगी तो ये यहां से चल के नीचे आएगा, ए से बी। अब बताएं बी से सी में ग्राफ कैसा बनेगा? आदित्य कैसा बना? गलत बना? आसान है। आई एक्सपेक्ट आंसर फ्रॉम कर्व। गलत जवाब। आप पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन में क्या क्या कांस्टेंट है उसको रखो तो सही एक बार। ऐसे, ऐसे में वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी क्या? सेकंड केस में बी टू सी में वॉल्यूम कांस्टेंट है? नहीं कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगी मान लिया, पर ग्राफ का शेप कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन या कर्व? पहले तो बताओ। कर्व, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। देख लें आप कैसे। पीवी इक्वल टू एन आर टी, एन कॉन्स्टेंट, आर कॉन्स्टेंट, बाकी क्या कॉन्स्टेंट है यहाँ पे? प्रेशर कॉन्स्टेंट है, प्रेशर कॉन्स्टेंट है। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वाई इक्वल टू एम एक्स, स्ट्रेट लाइन आएगी। और टेम्परेचर बढ़ने से आपका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सेकंड केस में टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहां पे ग्राफ को अगर पीछे एक्सटेंड करूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन तो आएगी, बट उसको पीछे एक्सटेंड करने पे, बताऊंगा बताऊंगा, एक मिनट, एक मिनट रुक जाए, बताऊंगा मैं। अबे क्यों मूव कर रहा है? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं बताएं। उस पर तो आएंगे, अभी मैं कह रहा हूँ कि ए से, अच्छा आप ठीक, आप कह रहे हैं कि यहां से बनेगा वो, ठीक है। पहले मैंने ये लाइन यहां ज्वाइन करी है, इसके बाद में जो आप बी से सी कह रहे हैं कि वॉल्यूम वहां पे बढ़ेगा और स्ट्रेट लाइन आएगी, वो स्ट्रेट लाइन पीछे एक्सटेंड करने पे ओरिजिन से पास करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन बनेगा v, और ये जो एन आर बाय पी है, ये कोई कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, तो ये y इक्वल टू एम एक्स जैसी लाइन है कि नहीं? अगर y इक्वल टू एम एक्स है तो स्ट्रेट लाइन आपकी ओरिजिन से पास करेगी ही करेगी, क्योंकि कांस्टेंट आपका जीरो है, c जीरो है। तो इसलिए मैंने लाइन a से b बनाई, फिर b से c बनाई, लेकिन उसको पीछे एक्सटेंड करने पे वो ओरिजिन से मिल रही है। अब सी टू डी बताएं क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन और इस तरीके से, और यहां पर उसको जब वापस मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे रहेगा। ठीक है, इतना ही करते हैं।